लॉजिक के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा होता। मसलन स्ट्रक्चर ये कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास दो प्रेमिसेस हैं और दो में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो अब आपको देखना पड़ता है कि जो ट्रू वाला है क्या वो कंक्लूजन से लिंक हो रहा है। अगर ट्रू वाला कंक्लूजन से लिंक हो रहा है तो उस वक्त वो वैलिड कहलाएगा, ठीक है। और अगर ट्रू वाला कंक्लूजन से मैच नहीं हो रहा तो वो फॉल्स कहलाएगा। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा ये हो कि अगर प्रेमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू है। ये एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, तो आप सुन लीजिए कि अगर दो प्रेमिसेस में से फर्स्ट कीजिए कि एक फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है तो ओके। लेकिन अगर दो प्रेमिस में से कंक्लूजन फॉल्स है और जो प्रेमिस है वो ट्रू है तो फिर वो इनवैलिड रहेगा। अभी मैं आपको किताब में से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपको डेफिनेटली फोकस भी करना है, वो मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप उस पर इसको डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, ये लिमिटेशन वाला साथ पूछ रहे हैं, ये लिमिटेशन वाला क्या है? Recording in progress. अच्छा, दूसरी बात है कि वैलिडिटी जो है, ये भी सुन लीजिए, वैलिडिटी हमेशा होती है आर्गुमेंट की, और वो भी डिडक्टिव आर्गुमेंट, और इनवैलिडिटी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट की होती है। तो जब भी ये बात आए कि वैलिडिटी को डिफाइन करें तो आप सिंपली कहेंगे कि आइदर एन आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। बल्कि ये कहेंगे कि आइदर अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। ये डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है या तो वैलिड होता है या फिर वो इनवैलिड कहलाया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी किताब के अंदर ये वैलिडिटी की डेफिनेशन मौजूद है। नजर आ रहा है आप सबको? ये वैलिडिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिडक्टिव आर्गुमेंट, किसी भी डिडक्टिव आर्गुमेंट की वो खासियत whose premises, if they were all true, would provide conclusive ground for the truth of its conclusion। कि अगर किसी भी आर्गुमेंट के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं तो ये एक जनरल अजम्पशन है कि ट्रू प्रेमिसेस से हम ट्रू कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो ऐसे आर्गुमेंट को हम कहते हैं वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? वैलिड आर्गुमेंट। इट अप्लाइज ओनली टू आर्गुमेंट एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रुथ विच अप्लाइज टू प्रोपोजिशन। ये बात याद रखिएगा कि लफ्ज वैलिडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लफ्ज ट्रुथ या ट्रू जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है प्रोपोजिशन के लिए। ये आपके पास स्टैंडर्ड है जिसको आपको अपने जहन में रखना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। मैं मुख्तसर में इसको आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी किताब में इसको देख लीजिएगा कि नंबर 1 है सम वैलिड आर्गुमेंट कंटेन ओनली ट्रू प्रोपोजिशन। ये जो एक आपने सवाल किया है उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास लॉजिक के अंदर है। सम वैलिड आर्गुमेंट कंटेन्स ओनली ट्रू प्रोपोजिशन, यानी कुछ वैलिड आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जिसकी शर्त यह है कि उसकी जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो, ठीक है। यानी ट्रू प्रेमिसेस एंड अ ट्रू कंक्लूजन। प्रेमिसेस ट्रू होंगे और कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये पहली पॉसिबिलिटी, ये नंबर 1।
दूसरा ऑप्शन है कि सम वैलिड आर्गुमेंट कंटेन्स ओनली फॉल्स प्रोपोजिशन, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, फॉल्स प्रेमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन, कि जिसमें फॉल्स प्रेमिसेस हैं और फॉल्स कंक्लूजन है वो भी वैलिड ही कहलाएगा। अब ये नंबर 3 जो है ये इनवैलिड की बात कर रहे हैं। सम इनवैलिड आर्गुमेंट कंटेन्स ओनली ट्रू प्रोपोजिशन, ठीक है, सम इनवैलिड आर्गुमेंट only contain true proposition, all their premises are true and their conclusion are true as well। अब ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रू प्रेमिसेस होने के बावजूद और ट्रू कंक्लूजन होने के बावजूद भी वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, अभी मिसाल देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इफ आई ओन ऑल द गोल्ड इन द फोर्ट नॉक्स देन आई वुड बी वेल्दी। अब क्योंकि देखिए कंडीशन लग रही है इसके अंदर, और कंडीशन ना ट्रू होती है ना फॉल्स होती है, कि अगर मेरे पास जितना भी गोल्ड है फोर्ट नॉक्स का वो मेरा होता तो मैं क्या कहलाता, आई वुड बी वेल्दी। तो मैं वेल्दी हूंगा या वेल्दी कहलाऊंगा। हकीकत क्या है, आई डू नॉट ओन ऑल द गोल्ड इन फोर्ट नॉक्स। हकीकत यह है कि जितना भी गोल्ड फोर्ट नॉक्स में वो मेरा नहीं है, देयरफॉर आई एम नॉट वेल्दी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोपोजिशन सारी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, लेकिन ये इनवैलिड क्यों है, इससे कि ये कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशनल जो प्रोपोजिशन होती हैं उसके साथ ये एक सूरत पैदा होती है। Some invalid argument contains only two proposition premises and have a false conclusion। अब ये एक और पॉसिबिलिटी है इनवैलिड आर्गुमेंट की, कि एक ट्रू प्रेमिसेस है लेकिन कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। If Bill Gates owned all the gold in the Fort Knox, then Bill Gates would be wealthy। कि अगर बिल गेट के पास तमाम सोना जो कि फोर्ट नॉक्स में मौजूद है, जहाँ पे रिजर्व होता है सोना जमा होता है, अगर बिल गेट के पास ये तमाम सोना होगा तो बिल गेट वेल्दी कहलाएगा। ठीक है, बिल गेट डज नॉट ओन ऑल द गोल्ड इन द फोर्ट नॉक्स, राइट, देयरफॉर बिल गेट इज नॉट वेल्दी। अब हकीकत क्या है, हकीकत ये कि बिल गेट तो वेल्दी है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ सोना या गोल्ड होना ही किसी के पास वेल्दी होने की अलामत नहीं है। तो ट्रू प्रेमिसेस होने के बावजूद भी जो प्रेमिसेस है वो फॉल्स है, जो कंक्लूजन है फॉल्स है। ठीक है, हमने ट्रू प्रेमिसेस से फॉल्स कंक्लूजन निकाल लिया, लेकिन हकीकत यह है कि बिल गेट इज वेल्दी। ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये बात आपको समझ में आ गई है। ये हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं वैलिड और इनवैलिड की, जो यहाँ मौजूद हैं। पहला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कुछ वैलिड आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जिनके ट्रू प्रोपोजिशन होती हैं और उनका कंक्लूजन भी ट्रू होता है, ये पहली एग्जाम्पल। फिर कुछ वैलिड आर्गुमेंट वो होते हैं जिनके फॉल्स प्रोपोजिशन होती है और कंक्लूजन भी फॉल्स होता है, ये दूसरी प्रोपोजिशन कंडीशन।
तीसरी कंडीशन क्या है कि इनवैलिड आर्गुमेंट कंटेन ओनली ट्रू प्रोपोजिशन, जिसमें सिर्फ ट्रू प्रोपोजिशन हो, ठीक है, एंड देयर कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू। ट्रू होने के बावजूद भी ये इनवैलिड क्यों है? इसलिए कि इसके अंदर कंडीशन मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, और कंडीशन में दोनों साइड में कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 क्या है? सम इनवैलिड आर्गुमेंट कंटेन ओनली ट्रू प्रोपोजिशन बट हैव अ फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है, यानी प्रोपोजिशन तो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन का फॉल्स निकल रहा है। इसकी मिसाल ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि इफ बिल गेट्स ओन ऑल द गोल्ड इन द फोर्ट नॉक्स, then Bill Gates would be wealthy. Bill Gates does not own the all gold in the Fort Knox, therefore Bill Gates is not wealthy. तो ट्रू प्रेमिसेस से हमने गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। दरअसल हकीकत ये कि बिल गेट के पास अगर सोना नहीं भी है तो उसके पास कैपिटल इतना है कि वो सोने से ज्यादा है। Some valid argument have false premise and the true conclusion, जो इकरा मैं आपसे बात कर रहा था कि कुछ वैलिड आर्गुमेंट ऐसे भी होती हैं जिसके फॉल्स प्रेमिस होते हैं लेकिन कंक्लूजन ट्रू होता है। All fishes are mammals, false है ये। All whales are fishes, false है। Therefore all whales are mammals। तो ये पॉसिबिलिटी कि हम कंक्लूजन ट्रू निकाल लें तो फिर भी हम उसको वैलिड कह सकते हैं। Some invalid argument also have false premise and true conclusion। यानी कुछ इनवैलिड आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जिनके फॉल्स प्रेमिस होते हैं और ट्रू कंक्लूजन, फिर भी हम उसको इनवैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। All mammals have wings, false premise। All whales have wings, false premise। Therefore all whales are mammals, true premise, true conclusion। लेकिन फिर भी क्या है? इनवैलिड। Number 7 क्या है? Some invalid argument contain all the false proposition, false premise and false conclusion। All mammals have wings, false। All whales have wings, false। Therefore all mammals are whales, false। So it becomes invalid। तो आपको ये 7 जो पॉसिबिलिटीज हैं इसको अपने ध्यान रखना होगा जब आप वैलिडिटी की बात करें। कोशिश करें कि यही एग्जाम्पल शेयर करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको याद कर लें, समझ लें, और या फिर इनकी जगह रिप्लेस कर दें अपने आसानी के लिए एग्जाम्पल्स को, ताकि आप एग्जाम में बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकें। अगर आप ये वैलिडिटी में ये डिफाइन कर देंगे तो समझ लें कि आपकी जो लॉजिक के पेपर की जो एप्रिसिएशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2 तरीकेकार हैं, या तो यही एग्जाम्पल यूज करें या फिर इन एग्जाम्पल पर एज अ मॉडल लेके अपनी एग्जाम्पल आप क्रिएट करें और यहाँ पे शेयर करें। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप वो एग्जाम्पल कर रहे हैं और कंफ्यूजन है तो जरूर आप चेक करवा लीजिएगा ताकि कहीं गलती इसके अंदर ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया, स्क्रीन शो भी हो गई और ये बात समझ में आ गई आप सबको। अच्छा जी, अब जैन आप मौजूद हैं यहाँ पर? तो आपने कुछ पूछना है जैन? अगर आपने कुछ पूछा था। सर साइलॉजिज्म। लॉजिज्म शुरू से समझा दूं? सर एक छोटा सा रिव्यू दे देना। अच्छा ठीक है, मैं छोटा सा रिव्यू आपको दे रहा हूँ सबके लिए ताकि आपको याद हो जाए। ये एक छोटा सा रिव्यू है सिलॉजिज्म के बारे में, ठीक है। और जो सवाल कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर सवाल आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म के, तो ये आपके सामने एक मैं यही आपकी किताब में से इसको रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप याद रखें।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं सिलोजिज्म के, एक्चुअली सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलोजिज्म होता क्या है। ये आप सबको अगर पता है तो बात बहुत आसान है। सिलोजिज्म कहते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट को जिसमें टोटल 3 प्रोपोजिशंस होती हैं, टोटल 3 प्रोपोजिशंस होती हैं, जिनमें से 2 प्रेमिसेस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा सिलोजिज्म। ठीक है, राइट। अब सिलोजिज्म के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स होते हैं सिलोजिज्म के, वो कहलाते हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, और भी डिस्कस करते हैं। मेजर टर्म किसी भी कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म होती, ठीक है, बस याद रखिएगा कि मेजर टर्म कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म होती है और उसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर टर्म सिलोजिज्म में कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म होती है। दोबारा सुन लीजिए, माइनर टर्म कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म होती है और उसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिल टर्म वो टर्म होती है जो एक एक बार लाजमी तौर पर एक एक प्रेमिसेस में मौजूद होना चाहिए, लेकिन कभी भी कंक्लूजन में नहीं आना चाहिए। यानी एक ही टर्म रिपीट हो रही हो एक एक बार दोनों प्रेमिसेस में, लेकिन कंक्लूजन में कभी वो नहीं आनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर प्रेमिस हम उस प्रेमिस को कहते हैं जिसमें मेजर टर्म आ रही हो कंक्लूजन के अलावा। मेजर प्रेमिस हम उस प्रेमिस को कहते हैं जिसमें कंक्लूजन टर्म आ रही हो और जिसमें मेजर टर्म आ रही हो कंक्लूजन के अलावा। माइनर प्रेमिस हम उस प्रेमिस को कहते हैं जिसमें माइनर टर्म आ रही हो कंक्लूजन के अलावा। ठीक है, मूड और फिगर क्या है सिलोजिज्म की, इसको भी हम देख लेते हैं। मूड कहते हैं अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म डिटरमिन्ड बाय द फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी जो भी आपके आर्गुमेंट की कंस्ट्रक्शन है, उन आर्गुमेंट को आइडेंटिफाई करना और नाम देना उनकी प्रोपोजिशन से, उसको हम कहते हैं मूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूड कुछ भी हो सकता है, वैरायटी हो सकती है उसके अंदर। ए हो सकता है, ई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मूड है ए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा जो पहला ए है वो है मेजर प्रेमिस, जो दूसरा ए लिखा है वो है माइनर प्रेमिस, और जो तीसरा ए लिखा है वो है कंक्लूजन। फर्स्ट कीजिए, लिखा हुआ है ई ए ओ, तो जो पहला ई है वो है मेजर प्रेमिस, जो दूसरा ओ है वो है माइनर प्रेमिस, और जो आखिरी जो स्टेटमेंट है वो है आपके पास कंक्लूजन। तो सिंपली हम मूड से मुराद ये है कि कैसे हम सिलोजिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरतीब के साथ। एंड मूड कैन बी मेनी। देन वी हैव अ फिगर, द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, चेंजिंग पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म, उसको हम कहते हैं फिगर।
टोटल हमारे पास 4 फिगर, ये आप देख सकते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। पहली फिगर में मिडिल टर्म की पोजीशन याद कर लीजिए कहां पे आ रही है, मिडिल टर्म की पोजीशन याद कर लीजिए, बाकी खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। दूसरी फिगर में मिडिल टर्म की पोजीशन देख लीजिए कहां पर है। तीसरी में मिडिल टर्म की पोजीशन कहां है, और चौथी में कहां मौजूद है। सो दीज आर द डिफरेंट फिगर्स, दे आर टोटल 4 फिगर्स, बट द मोड कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, बुक में जाने की कोशिश करें, चीजें वही हैं जो मैं बुक से आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अभी पढ़ेंगे तो आपको आसानी लगेगी, मुश्किल नहीं। जी, कोई और सवाल कोई पूछना चाहेगा तो पूछ सकते हैं। जी, कोई और लॉजिक के अंदर इशू, प्रॉब्लम? ठीक है, जैन को ये बात हो गई क्लियर। बाकी स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं उनकी कोई इशू किसी भी टॉपिक के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, किसी के भी कोई सवाल नहीं है, क्लियर है बात? ओके, अनुषा, हानिया, हारिस, हमना, इतरा, इनैन, मेरुनिसा, साद, शिजा, सुमामा, सुमैया, अशरफ और जैन। सो नो मोर क्यूरीज। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। चलें जी, तो अब चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ।